फिर चुनाव से पहले चर्चा में दिग्विजय। इस बार भी नर्मदा परिक्रमा ही वजह। नर्मदा के पथिक ने की संघ और शाह की तारीफ। राजनीति में कहां गए ऐसे नजीर। कभी कभी बात सियासत से हटकर भी करनी चाहिए। ये दो तस्वीरें उसी का उदाहरण है। दिग्विजय सिंह ने 2017-18 में नर्मदा परिक्रमा की थी, तब भी माहौल चुनावी था। अब जब उनकी यात्रा पर केंद्रित ओम प्रकाश शर्मा की किताब नर्मदा के पथिक का विमोचन हुआ है, तब भी प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि किताब के विमोचन के दौरान दिग्गी राजा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं मैं। हाँ, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहां भी मैं जाता था 2-4-8 दिन के बाद कोई एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए। और मजे की बात यह है कि भड़ूच जिले के गांव में, बड़ीबूत गांव में, वहाँ हमारे माझी समाज की धर्मशाला थी। और वो माझी समाज की धर्मशाला में हॉल में जहाँ ठहराया गया, एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार का चित्र लगा हुआ, दूसरी तरफ गुरु गोलवलकर का चित्र लगा हुआ, और हमको उसी कमरे में ठहराया गया। कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूँ, और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह की इस तारीफ की चर्चा सियासी गलियारों में खूब है। उनका ये बयान हाल ही में दिए गए उस बयान के बाद आया है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोता, और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है। इस बयान के बाद ही अब दिग्गी राजा ने संघ और शाह की तारीफ की है, तो इसके क्या मायने निकाले? पहले सुनिए बीजेपी की प्रतिक्रिया, फिर आपको राजनीतिक विश्लेषकों की राय से रूबरू कराते हैं। क्योंकि कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी न्योता दिया गया था, लेकिन दिखा कोई भी नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये दिग्विजय सिंह है, बिना सोचे कुछ नहीं करते। अगर बिना सोचे किया है तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके अंदर थोड़ी बहुत शिष्टाचार भी बचा हुआ है। यद्यपि मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ न कुछ खुरापात है दिग्विजय सिंह की। 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी अमृता राव के साथ नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से नर्मदा परिक्रमा की पदयात्रा शुरू की थी, जो करीब 110 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी। ये यात्रा गुजरात और महाराष्ट्र से भी गुजरी और 192 दिनों में पूरी हुई। लेकिन अब संस्मरण के जरिए इस यात्रा को फिर ताजा किया जा रहा है। शाह और संघ की तारीफ भी कर दी गई है, और अभी प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो मतलब निकालने वाले अपनी अपनी समझ से मतलब निकालने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गी की नई धुन। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, है तो फिल्म का गीत, लेकिन दुष्यंत कुमार कहते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। आज अगर एक राजनेता जो संघ का कट्टर आलोचक है, वो तारीफ करता है संघ के कार्यकर्ताओं की या संघ को लेकर या संघ की दृष्टि
जो कमिटेड है बहुत, उसकी तारीफ करता है या अमित शाह जी की तारीफ करता है तो खबर तो बनती है, लेकिन क्यों बनती है? क्या राजनीति में तारीफ करना खत्म हो गया है? क्या अब आदमी बहुत ठहरता है, ठिठकता है कि तारीफ कर दूंगा तो ये सोचेंगे कहीं कुछ मन में तो असर नहीं है, या मेरी निष्ठा या मेरी इंटेग्रिटी पे तो सवाल नहीं है? क्योंकि व्यक्ति जब मुड़ता है तो हिमालय की तरफ देखता है, शिखर देखता है कि मेरे दादा क्या करते थे। वंश बेल की तरफ मुड़ेगा तो मेरे दादा ऐसा कहते थे, पिता ऐसा कहते थे, बड़ा भाई ये करता है, मुझे यही करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये कहाँ आ गए हम? साथ तो चल रहे हैं लेकिन आ कहाँ गए? अब अगर तारीफ क्या तभी होती है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचते हैं? तारीफ तभी होगी जब आला कमान से आप क्षुब्ध होते हैं, नाराज होते हैं, या आपका यथोचित मान सम्मान नहीं है? ऐसा तो नहीं था। अटल जी कहते थे कि मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। कहा किसके लिए? नरसिम्हा राव के लिए, कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और अटल जी को भेजा गया डेलीगेशन के लिए। और जब दुनिया ने देखा, और ख़ासतौर से हमारे एक पड़ोसी मुल्क ने देखा कि साहब ये गजब चीज़ है, इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन का नेतृत्व अपोजिशन पार्टी के एक अहम नेता को दिया गया है भारत में, तो ये वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग टाइप बात तो नहीं है सर। किसी समय नहीं, आज से 20, 25, 30 साल पहले भारतीय राजनीति में ये आदर्श मौजूद रहे हैं, आज भी हैं। बहुत अच्छा लगा कि दिग्विजय सिंह जी ने बड़े मन से एक ऐसे कार्यक्रम में, जो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बातें कहीं, और ये भी बताया कि आज तक अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह जी ने मन भर कर प्रयास किया कि जितनी मेरी यात्रा सुगम हो सके, गुजरात के उस वन क्षेत्र में जहां रास्ता तक नहीं था, तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और कहता अमित शाह जी ने भेजा और गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। देखिए, ये राजनीति का वो चेहरा भी है जिसके लिए शायद आप लोग हमें भी दोषी मान सकते हैं, है नहीं? कि हम लोग भी यही दिखाते हैं कि बड़ी प्रतिद्वंदिता और शत्रुता चल रही है। नहीं सर, राजनेता भी इंसान है, आपकी हमारी तरह। वो प्रेम उतना ही करते हैं एक दूसरे से जितना, इसीलिए इनके शादी ब्याह समारोहों में आप देखते हैं कि कितने ठहाके लगते हैं। लेकिन आप भी बड़े भोले हैं, कई बार आप उलझ जाते हैं, आपको लगता है अरे नहीं साहब बड़ी ठनी हुई है, बड़ी आपस में एक दूसरे को सुहा नहीं रहे। नहीं भैया, ये सब भ्रम दूर रखिए थोड़ा आप लोग भी, क्योंकि हम लोग आपकी तुलना में थोड़ा राजनीति को ज़्यादा करीब से देखते हैं। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, और बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी ही कि बड़ी उग्र प्रतिक्रिया है। अब दिग्विजय सिंह है, बीजेपी इसको भी सशंकित भाव से देख रही है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, एक जीवन प्रबंधन के अच्छे विनम्र शिक्षक भी, और सरस्वती शिशु मंदिर वाले विषय में बहुत आहत भाव से, क्योंकि विद्यार्थी वो खुद रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर के, तो दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी को लेकर उनको लीगल नोटिस इशू करने वाले भी वो बीजेपी के नेता हैं। सुशील जी, पहले ही प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह आप देखते हैं राजनीति में ये बड़ा अच्छा मंजर हमें देखने को मिला कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई संकोच नहीं किया, एक राजनीतिक कार्यक्रम में, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम में उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया। संघ की, संघ निष्ठा की भी उन्होंने तारीफ की, अमित शाह जी की तारीफ की, और कहा भी कि एक तरफ गुरु गोलवलकर थे और एक तरफ एक और बीजेपी के आइडियोलॉग थे, उनकी तस्वीर थी, और रुकने वाला शख्स था दिग्विजय सिंह जी। देखिए, राजनीति का एक अहम सिद्धांत ये है कि मतभेद तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि वैचारिक, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वर्तमान राजनीति में इसकी बहुत कमी आ गई है, मनभेद भी जो है नज़र आते हैं। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा, देखिए इसके दो बहुत महत्वपूर्ण वो हैं। ये सब हुआ, न कभी इसका अमित शाह जी ने जिक्र किया, न कभी आरएसएस ने जिक्र किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। मतलब ये कि आप इस हाथ से जो काम कर रहे हैं वो इस हाथ को पता नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने भी बहुत सही मौके पे, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था,
वो उसी परिक्रमा का, ये मान लीजिए कि उसकी पूर्णाहुति थी। जब आप पुस्तक के रूप में उस चीज़ को ला रहे हैं, उस समय उन्होंने अपने साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको बताते हुए जो बात कही है, वो मुझे लगता है कि बहुत उसको राजनीतिक चश्मे से लोकेंद्र पाराशर जी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कहते हुए उस बात पे भी कायम रहे हैं जिसको लेकर उनकी हमेशा निंदा होती है। मैं विचारधारा से आरएसएस के पक्ष में नहीं हूँ, मैं अमित शाह का घोर आलोचक हूँ, ये बात भी वो कहते चले गए। तो इसमें मतलब कहीं आप उसे राजनीति से इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उनके मन के भाव थे और ये उनके मन में ऋण था कि मैं मेरा उन लोगों ने जो सहयोग किया है, उन लोगों का मुझे जो मदद मिली है, तो वो ऋण भी उन्होंने जो है बोल के जो कम से कम जो मन हल्का किया कि इन लोगों की मदद थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राजनीति में इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को जो बिल्कुल नीचा दिखाने की राजनीति, उसमें ये चीज़ें हैं सकारात्मक भाव पैदा करती हैं। आपने एक शब्द प्रयोग किया, मन हल्का। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र अंत में मन को हल्का करते थे और गले मिलकर खूब रोते थे। दोनों तरफ की जो बड़ी प्रतिद्वंदिता, कहानी के आरंभ से लेकर मध्य तक और चरम तक, क्लाइमैक्स तक, जिनके बीच में बड़ी गहरी प्रतिद्वंदिता है। देखिए, ये मनोचिकित्सक भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि गले मिलना और रोना और अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी प्रेम का भाव रखना बहुत बड़ा करता है, आपको हल्का करता है। लेकिन आज की राजनीति का संदेश किस तरह का है, इस पर पहले रोशनी डालेंगे अवनीश जी, फिर मैं चलूंगा जीवन प्रबंधन के भी गुरु विनम्र शिक्षक पंकज जी की तरफ। जी शरद जी, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है सदैव बड़ा दिल दिखाना, सदैव किसी भी अच्छी चीज़ों को हमेशा उनके बारे में तारीफ करना। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग होंगे विपक्ष में, भाजपा में या पत्रकार जगत में, जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी से जुड़े ना रहे हों या उनसे कहीं ना कहीं उपकृत ना हुए हों। जैसे आपको याद होगा शरद जी, जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था कहाँ, भोपाल में, और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप आश्चर्य करेंगे, ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि आपका भोजन, आपकी पूरी कार्य समिति का भोजन, कार्य समिति गई भी थी, हाँ, और बकायदा भोजन हुआ था। तो ये इस तरह का राजेश सिंधिया जी की बड़ी अहम भूमिका रही थी पूरी कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास ले जाने की। तो ये शरद जी, ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो उन्होंने आज जो बात कही, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय कई ऐसे मौके आए, ऐसा कहते हैं कि शिवराज जी एक समय बड़े बीमार थे और उनकी मुझे लगता है कई मामलों में मदद भी की, और आज के जो कार्यक्रम का आमंत्रण आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है शरद जी, शिवराज जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था अमित शाह जी की तरह। शिवराज जी उस मौके पर नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आज जो दिग्विजय सिंह जी ने वो बात कही है कि उस और इशारा भी है मुझे लगता है उनका कि साहब मैंने तो आमंत्रित किया था, लेकिन क्योंकि ये जो नर्मदा परिक्रमा थी शिवराज जी, ना तो ये शरद जी ना तो ये राजनीतिक थी, ना इस परिक्रमा को लगाने वाले किसी एक धर्म के लोग थे। ये नर्मदा परिक्रमा को आप कभी भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अब मैं बात करूंगा बहुत पहले की। देखिए, ये कांग्रेस का शुरुआत से इस तरह का हमारा ट्रेंड रहा, या यूं कहें हमारी कार्यशैली रही है, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दो शब्द बीजेपी के लिए भी कह दीजिए साहब, अमित शाह जी ने भी सर मैं बिल्कुल मतलब ये आपकी परंपरा है तो उधर से भी परंपरा का निर्वाह बराबर हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि अमित शाह जी की तरह बड़ा दिल शिवराज जी को भी दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विपरीत विचारधारा का होने के बाद अपनी कैबिनेट में लिया था, तो उस समय मुझे लगता है उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं रही होगा। अगर आप देखें, जब नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की, शरद जी बहुत अच्छा वाक्य है, तो उस समय एक बहुत बड़ी भीड़ नाथूराम गॉडसे के निवास के सामने एकत्रित हो गई। नेहरू जी ने सबसे पहले उनके परिवार को रेस्क्यू कराया। और ये तो शरद जी वो पार्टी है जिसके डीएनए में ऐसे लोग हैं जैसे प्रियंका गांधी जी अपने पिता के हत्यारों को माफ कर देती हैं। तो ये वो कांग्रेस पार्टी शरद जी। तो मुझे लगता है आज जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आज भी भारत देश में राजनीति की स्वच्छता शुचिता जो बची है, हमने सदैव बड़ा दिल दिखाया। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है आज आदरणीय शिवराज जी को भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अमित शाह जी की तरह। उन्होंने कितनी तारीफ की कि अमित शाह जी से मेरी कभी आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी बात नहीं हुई, फिर भी जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रबंध किया वहाँ के अधिकारियों को, क्योंकि अमित शाह जी भी इस बात को समझते हैं कि साहब ये राजनीतिक यात्रा तो कोई थी नहीं, ये धार्मिक यात्रा थी। तो मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि आज जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा
कहा तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो बात भी रही होगी कि अगर शिवराज जी, क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया हैं, उसी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा था, वो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। अच्छा, फिर भाजपा के नेता कुछ भी कह सकते हैं। अभी लोकेन पाराशर जी का मैं बयान सुनना तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन हाँ, मैं सुशील जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात कही इस मामले में। देखिए, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले से तय था प्रधानमंत्री से मिलने का। हाँ, लेकिन बाकी जो नेता आमंत्रित मध्य प्रदेश के रहे होंगे, उनकी जो व्यस्तता रही होगी उसके बारे में हम यहाँ बैठकर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले से नियोजित था। लेकिन दिग्विजय सिंह जी इन सब चीज़ों में उलझे नहीं बुंदेला जी, और उन्होंने ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं दिखाई मंच से कि मुझे बड़ी पीड़ा पहुँची है। उन्होंने बड़े मन से बीजेपी के नेताओं के सहयोग का जिक्र किया और वो चीज़ें कहीं जो राजनीति में बहुत ज़रूरी हैं, और इन्हीं चीज़ों को बिना कहे, जैसा सुशील जी ने बहुत अच्छा विश्लेषित किया कि ना अमित शाह जी ने ये कहा कि हम तो ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। अपने कट्टर प्रतिद्वंदी की नर्मदा यात्रा थी, माफ़ कीजिएगा धार्मिक यात्रा थी, लेकिन हमने मदद दी। बिल्कुल ठीक बात है। यही नेकी कर दरिया में डाल। सर, जिस क्षण आप गुनाना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं कोई भी हो, मैं हूँ, आप हों, कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, तो लोग फिर ये सवाल करना शुरू कर देते हैं, काम तो अच्छा किया, इतना बोल क्यों रहे हो आप? पंकज जी। देखिए शरद जी, इस सारे घटनाक्रम को मैं 2-3 तरीके से देखता हूँ। पहले तो एक शब्द आया मन हल्का। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी का मन आज हल्का हुआ, पर उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा मन पर भारी पड़ती है, और उनकी मानसिकता भारी है संघ को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और मैं भारतीय जनता पार्टी पर उनकी टिप्पणी को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धा है। और जिस प्रकार का उनका वक्तव्य शिशु मंदिर को लेकर था, संघ पर भी आप हमला करिए, जबकि संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, पर फिर भी दिग्विजय सिंह जी को लगता है कि उनको यदि लोकप्रियता मिलती है संघ पर प्रहार करके, तो उनका राजनीतिक सोच और विषय है। और शिशु मंदिर को लेकर जिस प्रकार का वक्तव्य श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो उनका वक्तव्य है वो शायद शरद जी मन से नहीं है। और बड़प्पन की बात यदि की जाए तो वो तो बड़प्पन तो संघ का और अमित शाह जी का है कि जिन्होंने एक नर्मदा यात्रा करने वाले व्यक्ति को सहयोग किया, और भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो या हमारे विचार परिवार के संगठन हो, सबका एकमात्र उद्देश्य यदि कोई सनातन परंपराओं के तहत कोई कार्य करता है, सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के अनुरूप कोई कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर उसका सहयोग किया जाएगा। और कोई प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। नेकी करो, नर्मदा जी को नमन करो। आपने कहा नेकी का दरिया में डाला, हम तो उसको और संशोधन करते हैं कि नेकी करो दरिया में डालो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह जी को कहीं कोई नैतिक अपराध बोध भी लग रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार की, मैंने तो इसीलिए आपने उसका जिक्र किया शिशु मंदिर के विषय में, मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ और मैंने शिशु मंदिर के समस्त भैया बहनों की तरफ से उनको कल एक लीगल नोटिस दिया। और सर जी ये भी सुनिश्चित है कि मैं आगे उस प्रकरण को अंत तक लेकर जाऊंगा। यदि उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं किए, क्षमा याचना नहीं करी, उसकी पूरी जो वैधानिक प्रक्रिया वो तैयार है। हम वापस अपने विषय के ऊपर आते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने ये सब जो कहा, और जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, राजनीतिक भी, व्यक्तिगत भी, संस्थागत भी, वो सारी प्रवृत्ति शरद जी राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा करी, कहा गया धार्मिक यात्रा है, और भारतीय जनता पार्टी संघ ने भी उसको धार्मिक यात्रा के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जी के जो प्रचार माध्यम से उन्होंने उल्लेखित किया कि उन्होंने लगभग 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श किया है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी। तो नर्मदा यात्रा में भी यदि आपकी जो मंशा, मंतव्य, उद्देश्य, लक्ष्य यदि आपके दल के राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर है, तो शायद वो फिर धार्मिक यात्रा नहीं है। और इसीलिए मैं शायद छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर जो समझ पाता हूँ कि जैसे पुण्य प्रसाद नर्मदा पथिक को मिलते हैं, वैसे संभवतः श्री दिग्विजय सिंह जी को नहीं मिल पा रहे हैं। और उसका कारण शरद जी बहुत स्पष्ट है कि यदि आपकी मानसिकता में राजनीतिक लक्ष्य हावी होगा, वो भारी होगा, तो मन भले ही आपका हल्का हो सकता है, लेकिन मन पर हमेशा आपकी मानसिकता भारी पड़ती है। और यदि भारी मानसिकता है तो और भारी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के साथ है। तो जिस प्रकार के उनके वक्तव्य हैं, जी जी, मुझे नहीं शरद जी लगता कि उनके मन में इस प्रकार की कोई बात है। उन्होंने संघ की क्या तारीफ करी, उन्होंने कहा जिस धर्मशाला में रखे वहाँ परम पूज्य हेडगेवार जी और परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी के चित्र थे। संघ के कमिटमेंट का उन्होंने जिक्र किया, वहाँ जो संघ के कार्यकर्ता का कमिटमेंट होता है उसका उन्होंने जिक्र किया। पंकज जी, राजनेता, कई आपको याद होगा अपनी आत्मकथा में चार्ली चैपलिन ने कहा है
कि मैं बारिश में रोता हूं जिससे मेरे आंसू कोई देख ना सके। हमारी छवि हमारे ऊपर इतनी भारी है। एक अभिनेता अगर अपनी माँ के निधन पर रोता भी है तो लोग कहते हैं फला फिल्म में भी ऐसे ही रोया था ये। एक राजनेता जब पीड़ा से भरता है तो लोग कहते हैं भर ही नहीं सकते, तो सब भावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे परसेप्शन में भी मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। और आप उस विचारधारा को बहुत प्रणाम करते हैं। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का थोड़ा बहुत अध्ययन मेरा रहा है। वो गांधी जी के ही दर्शन से बहुत गहराई से प्रभावित थे। और इन दिनों मैं ये भी सुन रहा हूं कि गांधी पर एक फिल्म बन रही है जिसमें कल्पना ये की गई है कि गांधी और गोडसे, गांधी जी को गोली जरूर लगी है, हालांकि मैं उस प्लॉट को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गांधी जी बच गए हैं और गांधी जी और गोडसे एक साथ हैं। तो गांधी जी ने माफ कर दिया है, गोडसे को कर ही देंगे वो। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। हर जगह संदेह देखना, हर जगह ये सोचना कि इसमें कुछ गलत होगा, मुझे लगता है युद्ध के मैदान है और आपके पास भी पूरा मौका है ही। और आपने एक बिंदु पर अपने कमिटमेंट के साथ पकड़ने की कोशिश ही की। सुशील जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर अपन उस पूरे मंच को देखें आज के मंच में, तो उसमें अगर आप राजनीतिक अगर कुछ तलाशना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए ये यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजरी थी। नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मुझे नहीं मालूम, ना मैंने पूरा भाषण सुना है, लेकिन कहीं मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ, कहीं महाराष्ट्र का जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ तो गुजरात का हुआ। और गुजरात में भी वहाँ जो देश की राजनीति के शीर्ष 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति का जिक्र हुआ। तो इसको आप राजनीतिक अगर रूप देना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबी यात्रा तो मध्य प्रदेश में ही रही होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की, क्या नहीं की, कितना सहयोग मिला, नहीं मिला, इस पर भी वो नहीं बोले। तो ये उनकी राजनीतिक, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न है जो पंकज जी ने भी उठाया है, उसकी वो वैलिड प्रश्न तो होता है कि आप एक राजनीतिक मंच पर इस तरह की भावना के साथ सामने आते हैं। बाकी जगह क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि आपको संघ की आलोचना करनी है, आपको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोई वार छोड़ना नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर का आना भी स्वाभाविक है, क्या उसको हम राजनीति माने? फिर देखिए, बाकी विषयों पे आप बोल सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को आप जिस तरीके से वो बोला गया, वो मुझे लगता है बहुत गलत था। और कम से कम दिग्विजय सिंह जी को इस बात का अध्ययन कर लेना था कि उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे, पंकज जी। ऐसे कितने प्रवक्ता या कितने पार्टी कांग्रेस के लोग कांग्रेस में हैं जो इस सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हैं? ये अध्ययन कर लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए, आपने जो बात कही है वो बात केवल सरस्वती शिशु मंदिरों को आप अगर फोकस करके कर रहे हैं या एक किसी शिक्षा के क्षेत्र को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप अपराध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये नहीं कहना चाहिए था। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र को इस तरीके से जो है, मुझे लगता है खराब नहीं कर सकते। ये भी जोड़ूंगा सुशील जी कि 2 पार्टियां जिनका ध्येय एक ही है, दोनों का दावा है कि हम राष्ट्र के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं, जो कमोबेश जिसमें आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्येय एक ही है। फिर एक दूसरे की विचार शैली को लेकर भी इतने आक्रामक, हमलावर होके कि आपने राष्ट्र को नष्ट किया, आपने राष्ट्र को नष्ट किया। मैं आता हूं पंकज जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी, वक्त कम है, विषय बहुत गहरा है जी। देखिए, जो अभी आदरणीय पंकज जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह फिर से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, दिग्विजय सिंह जी को राजनीतिक इस तरह के उन्होंने स्पष्ट किया है। नर्मदा यात्रा के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट किया था, ये मेरी निजी और धार्मिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो कोर्ट में जाकर, जहाँ भाजपा के नेता उनसे माफी मांगते हैं, कोर्ट में जाकर। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो अपने बयान से कभी मुकरते नहीं, शरद जी। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय पंकज जी और उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जरा सा ट्वीट डिलीट करते हैं, एक बार लिखते हैं अगले 10 मिनट पहले कि आधुनिक भारत के निर्माता राजीव जी को श्रद्धांजलि, फिर उसको डिलीट करके, उसको एडिट करके लिखते हैं। तो जी पंकज जी, कम वक्त है मेरे पास, मर्यादा का ध्यान रखें। आज की चर्चा में मर्यादा में शरद जी, आप जानते हैं मर्यादित बात करता हूं मैं कि 1952 से गोरखपुर से संस्था प्रारंभ हुई 5 रुपए की पूंजी से, और आज देश भर में 30,000 से अधिक शिशु मंदिर हैं। IAS, IPS, जुडिशरी, जर्नलिज्म, प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, पत्रकारिता, एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिशु मंदिर के हमारे भैया बहनों दुनिया में भारत माँ का नाम रोशन किया है।
और दिग्विजय सिंह जी से मैंने यही आग्रह किया कि एक परमाणु प्रस्तुत कर दें। तो एक और तो 2 दिन पहले आपको लगता है कि संघ की विचारधारा से संचालित और पोषित जो शिशु मंदिर की व्यवस्था है, वो दिग्विजय सिंह जी के शब्दों में आतंकवाद पैदा करने की व्यवस्था है। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि मैं जो है संघ के लोग कर्मठ हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी के शरद जी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। संघ की कर्मठता को अब लगभग 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2025 में। हम अपना शताब्दी वर्ष मनाने के लिए जा रहे हैं संघ के लोग। जिस प्रकार की बातचीत है वो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। उद्देश्य क्या है ये दिग्विजय सिंह जी श्रेष्ठ जानते होंगे, क्योंकि उनकी मंशा और मंतव्य वही बेहतर जाने। मन हल्का हो सकता है और उनकी मानसिकता बहुत भारी है। और जो संघ इस बात से सहमत बिल्कुल हुआ जा सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति की सापाधापी में और आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में नहीं लाना चाहिए। और शैक्षणिक संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो बात सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर तक ही महदूद नहीं होती है, इसका दायरा बढ़ता है। क्योंकि जो भी उस संस्थान से निकला हुआ विद्यार्थी है उसके मन पर एक गहरी चोट पड़ती है कि उसने, चाहे वो मदरसा भी क्यों ना हो, उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर मैं यहाँ से पढ़ा तो क्या मैंने कोई गलती कर दी, और मेरी राष्ट्रभक्ति का कोई सर्टिफिकेशन की कोई प्रणाली है क्या जो ये पुष्ट करेगी कि मैं राष्ट्र के साथ हूँ या राष्ट्र के खिलाफ हूँ। ये विवेक है व्यक्ति का। विचार से वो अक्सर प्रभावित होता है, लेकिन विवेक मनुष्य को इसीलिए मिला है कि वो नीर क्षीर विवेक से जिस भी विचारधारा, जिस भी धर्म का अनुयायी है, उसके सभी पहलुओं को परख कर और व्यवहारिक जीवन में उनको अपनाकर आगे बढ़े। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक परंपरा की शुरुआत हुई है, एक लीड मिली है और पहले भी मिलती रही है। बीजेपी में देखिए, एक छोर पर अमित शाह खड़े हैं जिन्होंने बिना कहे मदद की, एक छोर पर दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने एक राजनीतिक मंच को चुना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। ये एक लीड कांग्रेस को भी मिली है, एक बीजेपी को भी ये लीड मिली है कि आप इससे एक ब्रिज का निर्माण करें जिसका नाम है सद्भावना। और सद्भावना रूपी इस ब्रिज से चलकर बुंदेला जी गले मिले पंकज जी से और पंकज जी गले मिले बुंदेला जी से, और खूब प्रतिद्वंदिता हो, खूब वैचारिक हो, लेकिन वो सब वैचारिक हो, वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र की तरह हो। उसमें यह नहीं हो कि मंडन मिश्र प्रणाम करते हुए जब शास्त्रार्थ के मंडप से निकलें तो उनके मन में कुछ ना हो। ये भाव बहुत बड़ा है, लेकिन ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। कठिन नहीं है सर, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसीलिए तो प्रेमचंद की कहानियाँ, हामिद का चिमटा देखने के, पढ़ने के बाद हमारी आंखों में भी आंसू होते हैं। आंसू बड़ी अच्छी चीज़ है, बहने दीजिए इनको, अपने मन को तरल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। राजनीति में जो है वो चलता रहेगा साहब, राजनीति तो नाम ही इसी का है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी, नमस्कार।